कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं आप लोगों से एक राय लेना चाहती हूँ। इस चैनल पर चल रही दूसरी कहानी तुम मेरी मोहब्बत हो के लिए आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा एक दूसरा चैनल भी है, ब्लूम कहानियाँ। तुम मेरी मोहब्बत हो भाग 15 तक यहाँ अपलोड हो चुका है। भाग 16 से मैं उस कहानी को अपने दूसरे चैनल ब्लूम कहानियाँ पर अपलोड करना चाहती हूँ। आप लोग अगर वहाँ देखना चाहते हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो शाम 6 बजे मैं उस कहानी को ब्लूम कहानियाँ चैनल पर अपलोड करूँगी और उस कहानी का लिंक मैं आपको इस कहानी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी। आप लोग वहां जाकर कहानी को देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। सृष्टि बेड पर लेटी हुई थी और बेहोश थी। पहले वो गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन अभी अभी डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था। इस वक्त फिलहाल डॉक्टर उसके सामने ही खड़े थे और दूसरी ही तरफ प्रलय भी खड़ा था और उसकी नज़रें भी सृष्टि पर ठहरी हुई थी। डॉक्टर प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, मैं तो आपकी वाइफ को देखकर हैरान हूँ मिस्टर राणा, कैसे वो अपनी डिलीवरी के बाद शिमला से यहाँ पर आ गई, जबकि नॉर्मल लड़कियों को तो 10-15 मिनट का सफ़र भी करना मुश्किल हो जाता है। वैसे मानना पड़ेगा आपकी बीबी है बहुत हिम्मत वाली। प्रलय एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, इसी की वजह से मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है और अगर आप अपना काम करेंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने सृष्टि को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया है ना, अब उसे 4-5 घंटे होश नहीं आएगा। ऐसे में उसकी बॉडी रिकवर हो जाएगी, लेकिन इसके बाद क्या, जो वीकनेस उसकी बॉडी में है वो इन 4-5 घंटे में पूरी तरह से रिकवर तो नहीं होगी। डॉक्टर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, आपने बिल्कुल सही कहा, 4-5 घंटे की नींद से आपकी वाइफ की बॉडी रिकवर नहीं होगी। उन्हें तकरीबन 1 महीने दवाइयाँ लेनी पड़ेगी जो रेगुलर होगी और उन्हें लेनी बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि पहले ही उनकी बॉडी काफ़ी वीक है। ऐसे में आपको उनका पूरा ख्याल रखना होगा और इस बात का भी पूरा ध्यान रखना होगा कि वो अपनी दवाइयाँ टाइम टू टाइम ले। बाकी तो जितना ज़्यादा वो रेस्ट करेंगी उनकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा जल्दी रिकवर करेगी। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। उनकी बात सुनकर प्रलय के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। सृष्टि और स्ट्रेस ना ले, ऐसा कभी हो सकता था क्या? वो तो खुद स्ट्रेस को इनवाइट करने जाती है कि आओ बहन मेरे पास आओ। वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, अब आपका सारा काम खत्म हो गया ना, तो जाइए यहाँ से। डॉक्टर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मुझे बच्चे को तो देखने दीजिए। आई मीन, जब आप सृष्टि को मेरे पास बेबी में लेकर आते थे तो मेरा बड़ा मन था कि मैं आपके बच्चे को देखें। जब आपका बेबी हो गया तो उसे देखना तो बनता है ना। प्रलय हैरानी से बोला, ओ हेलो, मेरा बेबी है, वो कोई दिल्ली का लाल किला नहीं जिसे कोई भी मुंह उठाकर देखने चला आएगा। आपका काम हो गया, आपको अब की फीस मिल जाएगी, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। ये बोलकर उसने उन्हें दरवाजे की तरफ बढ़ने का इशारा किया तो डॉक्टर मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। वहीं डॉक्टर के जाते ही कुसुम जी अंदर आई और सृष्टि की तरफ देखने लगी जो बेड पर लेटी हुई थी। वो तुरंत उसके पास आई और फिक्र जताते हुए बोली, सृष्टि, सृष्टि को क्या हुआ, वो बेहोश क्यों है? पक्का तुमने उसे कुछ कहा होगा। प्रलय, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम क्यों ये सब कर रहे हो? माना सृष्टि तुम्हें छोड़कर गई थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अब तुम इस तरह से उसे परेशान करोगे। और तुमने तो कहा था कि तुम सृष्टि से प्यार करते हो। कितने पागल थे तुम उसके लिए, और अब ये क्या पागलपन लगा रखा है तुमने? तुम इतने ज़्यादा बदल गए कि तुमने सृष्टि से उसका बच्चा ही छीन लिया। प्रलय कुसुम जी की तरफ देखते हुए बोला, आप यहाँ क्यों आई हैं? कुसुम जी गुस्से से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? अब क्या तुम मुझे भी इस घर से बाहर निकालोगे? प्रलय सार्कास्टिक एक्सप्रेशन के साथ बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर आपने इसी तरह अपने सवाल जवाब मुझसे जारी रखे तो मैं ज़रूर ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। और हाँ, मैं प्रांस को अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर कुसुम जी उसे गुस्से से घूरती रह गई। तभी उनकी नज़र पालने में गई जहाँ पर प्रांस आराम से सो रहा था। वो अब अपनी जगह से उठकर प्रांस के पास आई और उसे छूने लगी तो प्रलय ने तुरंत उनकी तरफ एक बोतल बढ़ा दी। कुसुम जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, सैनिटाइज़र है, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो, इसलिए जब भी प्रांस को हाथ लगाना हो तो प्लीज़ इसे यूज करे।
कुसुम जी गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, पागल हो गए हो तुम। ये बोलकर उन्होंने उसके हाथों से वो सैनिटाइज़र लिया और उसे अच्छे से अपने हाथ पर लगाने के बाद प्रांस को अपनी गोद में उठाया। प्रांस ने इस वक्त अपनी आंखें खोली और अपनी नन्ही नन्ही आंखों से पूरी दुनिया को देखने लगा। कुसुम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो उसे देखते हुए बोली, तुम्हारा बाप तो बिल्कुल भी नहीं हंसता, तुम हंस रहे हो, मतलब तुम अपने बाप पर नहीं अपनी माँ पर गए हो। प्रलय मुंह बनाते हुए बोला, हाँ, इसकी माँ तो लाफ्टर चैलेंज में फर्स्ट प्राइज जीत कर लेकर आई है। कुसुम जी ने एक बार फिर से उसे घूरा। इस वक्त अचानक से प्रांस रोने लगा तो कुसुम जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, सृष्टि को उठाना होगा, प्रांस को भूख लगी है। प्रलय तुरंत उनके पास आया और प्रांस को अपनी गोद में लेकर बोला, प्रांस को भूख लगी है, इसके लिए सृष्टि को किस लिए उठाना है, वो नहीं उठेगी। कुसुम जी जल्दी से बोली, लेकिन डॉक्टर अभी उसका चेकअप करके गए हैं ना, तो क्या कहा डॉक्टर ने, और वो बेहोश क्यों हुई। प्रलय बिना उनकी तरफ देखे हुए बोला, वो बेहोश हुई नहीं है, उसे बेहोश किया गया है। कुसुम जी ने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया। वो सृष्टि की तरफ देखकर परेशान होते हुए बोली, मतलब तुमने जानबूझकर सृष्टि को बेहोश कर दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो प्रलय, तुम उसकी सेहत के साथ। उनकी बात बीच में ही काट कर प्रलय तुरंत बोला, तो और आप क्या चाहती हैं, मैं उसे घोड़े पर बिठाकर घुड़सवारी करवाने बाहर ले जाऊं, उसे घुमाने फिराने के लिए, आप कहें तो मैं उसे चाट पापड़ी खिलाने के लिए ले जाऊं। उसकी बात सुनकर अब कुसुम जी का पूरा दिमाग ही घूमने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रलय के दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन फिर अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालने के बाद उनके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट तैरने लगी। प्रलय ने जैसे ही उनके चेहरे पर उस मुस्कुराहट को महसूस किया, वो तुरंत बोला, आप हंसिएगा बाद में, पहले मुझे ये बताइए कि मैं प्रांस को फीड कैसे कराऊं, बोतल से दूध नहीं पीता है, ये बड़ा ज़िद्दी है। कुसुम जी अपने कंधे उचका कर बोली, अच्छा, शायद तुम पर गया है। उसकी बात सुनकर प्रलय ने घूरकर उन्हें देखा। कुसुम जी तुरंत बोली, अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुमने तो सृष्टि को बेहोश कर दिया, अगर वो होश में होती तो अपनी गोद में प्रांस को लेकर उसे फीड कराती, पर अब तो वो उसे अपनी गोद में ले नहीं सकती, बाकी तुम देख लो, अगर कुछ हो सकता है तो। मैं चलती हूँ, जब सृष्टि को होश आ जाएगा तब उससे ढेर सारी बातें करूँगी, और जब प्रांस चुप हो जाएगा तो उसके साथ भी अच्छे से खेलूँगी। फिलहाल तो इस रोते हुए ज़िद्दी बेबी राणा को तुम ही चुप करवाओ। ये बोलकर वो तुरंत रूम से चली गई और प्रलय उनकी तरफ जाते हुए देखता रह गया। वो उनकी बातों के बारे में सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्या हुआ अगर सृष्टि होश में नहीं है, लेकिन वो प्रांस को फीड तो अभी भी करवा सकती है ना, क्योंकि फीड के लिए प्रांस का जागना ज़रूरी है, ना कि सृष्टि का। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थे। वो छोटू से प्रांस को सृष्टि के पास ले गया और फिर उसे बेड पर लिटाकर पहले उसने सृष्टि को करवट लेकर सुलाया और फिर प्रांस को बिल्कुल उसके सीने से लगा दिया। प्रांस दूध के लिए अपना चेहरा इधर उधर घुमाए जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा सृष्टि के सीने से लगा, उसका रोना भी चुप हो गया और वो बिल्कुल सृष्टि के सीने में सिमट गया। प्रलय के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो प्रांस के बिल्कुल कान के पास आकर बोला, हम दोनों की किस्मत एक जैसी है। ये बोलते हुए उसने सृष्टि के माथे पर झुककर बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूमा तो सृष्टि के चेहरे पर हल्का सा सुकून उतर आया, वरना अब तक तो उसका चेहरा भी हद से ज़्यादा मायूस था। प्रलय अब उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तकरीबन 5 घंटे बाद रात हो चुकी थी और प्रलय, सृष्टि और प्रांस अभी भी प्रांस के रूम में थे। प्रांस पालने में सो रहा था और प्रलय बेड पर लेटा हुआ था, जिसके सीने पर सर रखकर सृष्टि आराम से सोई हुई थी। तभी सृष्टि ने अपनी आंखें खोली और हल्का सा कसमसाते हुए उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया। अपने सामने प्रलय को देखकर वो थोड़ा हैरान हुई। जब उसे एहसास हुआ कि वो प्रलय के सीने पर अपना सिर रखकर सो रही थी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत उससे अलग होने को हुई, लेकिन वो उससे अलग होती उससे पहले ही उसके गले में पहना हुआ मंगलसूत्र प्रलय की चैन से अटक गया और प्रलय की चैन पर जैसे ही खिंचाव आया, प्रलय की आंखें खुल गई। वो हैरानी से सृष्टि की तरफ देखने लगा, जो डरते हुए उसे देख रही थी। प्रलय तिरछी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, क्या कर रही थी तुम, कहीं मेरे सीने पर सर रखकर तो नहीं सो रही थी। सृष्टि गुस्से से बोली, मैं आपके सीने पर सर रखकर क्यों सोऊंगी, मैं तो साइड में सोई थी, पता नहीं आपने मुझे कब अपनी तरफ खींच लिया। प्रलय गुस्से से बोला,
मैं तुम्हें अपनी तरफ क्यों खींचूंगा, ज़रूर तुम ही यहाँ पर आई होगी। वैसे भी पूरे 6 महीने तुम मेरे बिना रही हो, मेरी याद तो तुम्हें आती ही होगी, इसलिए मेरे पास आकर मुझे फील कर रही होगी। सृष्टि मुँह बनाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, ना ही मुझे आपकी याद आई और ना ही मुझे आपको फील करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आई, और मैं तो अपनी जगह पर सोई थी। वो आप थे जो मेरे पास आकर बेड पर सोए थे। मैंने आपसे नहीं कहा था कि आइए मेरे पास सो जाइए, और वैसे भी आप यहाँ पर सोए ही क्यों? आपको तो अपनी बीबी के पास जाकर सोना चाहिए था ना। जाइए, अब उठिए और अपनी ईरा पीरा के पास जाइए। प्रलय तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारी बातों से लग रहा है जैसे तुम्हें ईरा से जलन हो रही है। सृष्टि गुस्से से बोली, मैं उससे क्यों जलूंगी, मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही उससे। ये बोलते हुए वो अपना मंगलसूत्र प्रलय से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, इतनी कोशिश क्यों कर रही हो, तोड़ दो इसे। वैसे भी हमारी शादी का तो कोई मतलब नहीं है, मेरी बीबी तो अबीरा है ना, तो इस मंगलसूत्र का क्या मतलब बनता है। लाओ मैं तोड़ दूँ इसे। ये बोलते हुए उसने मंगलसूत्र को अपना हाथ लगाना चाहा, तो सृष्टि ने तुरंत उसका हाथ दूर झटक दिया और गुस्से से बोली, मुझे हाथ भी मत लगाइएगा, ये मंगलसूत्र हमारी शादी का नहीं है, ये बस मैंने ऐसे ही पहना हुआ है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। प्रलय जल्दी से बोला, लेकिन ये मंगलसूत्र तो वही है जो मैंने तुम्हें शादी के वक्त पहनाया था। सृष्टि भी तुरंत बोली, दुनिया में एक जैसे 2 मंगलसूत्र नहीं हो सकते हैं क्या? मैंने ये खुद अपने पैसों से लिया था, इस पर आपका कोई हक नहीं बनता, आप इसे नहीं तोड़ सकते। ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा बेचैनी से उस मंगलसूत्र को उसकी चैन से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अचानक ही प्रलय ने अपनी चैन को अपने गले से निकाला और सृष्टि की गर्दन में पहना दिया। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। प्रलय बिस्तर से उठा और प्रांस की तरफ जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही सृष्टि भी बिस्तर से उठकर प्रांस के पास आई और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो गुस्से से प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, आपने एक बार फिर से इसे बोतल से फीड करवाया? प्रलय ने अपना सर ना में हिलाया और बोला, बिल्कुल भी नहीं। सृष्टि गुस्से से बोली, तो फिर प्रांस सो क्यों रहा है? अब तक तो उसे भूख की वजह से जाग जाना चाहिए था। प्रलय हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तुमसे किसने कहा कि प्रांस भूखा है? सृष्टि हैरानी से बोली, आपने उसे बोतल से फीड नहीं करवाया तो उसका पेट कैसे भरा? बिना दूध के उसे भूख तो लगी होगी ना। प्रलय अब और भी ज़्यादा लंबी मुस्कुराहट के साथ बोला, वो पिछले 6 घंटे में 3 बार दूध पी चुका है, पर उसने बोतल से दूध नहीं पिया, एक बार भी नहीं पिया। ये बोलते हुए वो शरारती मुस्कुराहट के साथ अपना चेहरा नामे हिला रहा था और उसकी बातें सुनते हुए सृष्टि को कुछ कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे अपने सीने में दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था, जबकि कल रात से लेकर सुबह तक उसे हद से ज़्यादा दर्द हुआ था जब प्रांस उसके पास नहीं था। उसने कुछ सोचते हुए तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया और बेड पर रखे हुए अपने दुपट्टे को उठाने लगी। तभी प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। सृष्टि की पीठ उसके सीने से आ लगी और उसका हाथ अभी भी प्रलय के हाथ में था। वो उसके कान के पास आकर बेहद गहरी आवाज़ में बोला, जानना चाहती हो क्या तुम प्रांस को भूख क्यों नहीं लगी और उसने दूध कैसे पिया? सृष्टि उसकी बाहों में कसमसाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं जानना, छोड़िए मुझे। ये बोलते बोलते वो रुक गई थी। उसके पास कोई बहाना भी नहीं था जो वो प्रलय के सामने बनाए। तभी प्रलय एक बार फिर से बोला, ईरा ने प्रांस को दूध पिलाया था, वो भी चम्मच कटोरी से, और तुम्हें पता है उसकी गोद में प्रांस बिल्कुल भी रो नहीं रहा था। उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखों में नमी तैरने लगी। उसे अपने दिल में एक तकलीफ महसूस होने लगी। उसने पलट कर प्रलय की तरफ देखा तो प्रलय ने अब प्रांस को अपनी गोद में उठाया और बोला, अब एक बार फिर से प्रांस को भूख लग गई होगी, मैं इसे लेकर ईरा के पास जाता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा तो सृष्टि तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे। तभी प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? मैंने कुछ गलत किया क्या? मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। आई मीन तुम तो यहाँ पर सिर्फ कुछ टाइम के लिए हो। अगर तुम खुद यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद तो ईरा को ही प्रांस को संभालना है ना, तो फिर अभी से क्यों नहीं? उसकी बात सुनकर अब सृष्टि का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो तुरंत बोली, खबरदार, अगर आपने मेरे बेटे को उस ईरा पीरा को दिया भी तो, अगर आपने प्रांस को उस ईरा को दिया ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैंने आपकी ईरा का खीरा काट देना है। उसकी बातें सुनते हुए प्रलय को हंसी आ रही थी, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था।
सृष्टि ने अब प्रांस को अपने हाथ में लिया और अपनी गोद में लेकर बेड पर बैठ गई। वो अभी भी गुस्से से प्रलय को देख रही थी और प्रलय ने अब उस पर से अपनी नज़रें हटा ली थी। सृष्टि की आंखों में नमी तैरने लगी। इस बात से वो सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी कि उसके बच्चे को किसी और ने अपनी गोद में लिया, और वो भी उस लड़की ने जिससे वो शायद हद से ज़्यादा नफरत करती थी। कुछ देर बाद रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ और प्रलय ने दरवाज़ा खोला। सृष्टि ने प्रांस को पूरी तरह से अपनी गोद में समेट लिया कि कहीं ईरा ना हो और प्रलय एक बार फिर से प्रांस को ईरा को ना दे दे। लेकिन जब उसने बाहर से एक सर्वेंट को अंदर की तरफ आते हुए देखा जिसके हाथों में खाने की ट्रे थी, तो उसने राहत की सांस ली। प्रलय उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, खाना टेबल पर लगा दीजिए। उस सर्वेंट ने अपना सर हाँ में हिलाया और सारा खाना टेबल पर लगाने लगी। सृष्टि अभी भी मुंह बनाते हुए प्रलय को देख रही थी। उस सर्वेंट के जाने के बाद प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, आओ खाना खा लो पहले। सृष्टि गुस्से से बोली, जाकर अपनी ईरा को खिलाइए। प्रलय तुरंत बोला, उसे तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा, तुम्हें अपने हाथों से नहीं खिलाने वाला, इसलिए बोल रहा हूँ, आओ और अपने आप अपना खाना खाओ। सृष्टि गुस्से से बोली, मुझे आपके हाथों से खाना भी नहीं है, जहर खा लूँगी लेकिन आपके हाथों से खाना नहीं खाऊंगी। प्रलय जल्दी से बोला, अगर जहर खा लोगी तो फिर तो तुम इस दुनिया से लुढ़क जाओगी, उसके बाद प्रांस को तो पूरी तरह से ईरा संभालेगी। उसकी बात सुनते हुए सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपनी बात बदलते हुए बोली, मैं जहर भी नहीं खाऊंगी और मैं आपके हाथों से खाना भी नहीं खाऊंगी, मैं अपने हाथों से खाना खाऊंगी। ये बोलकर वो तुरंत अपनी जगह से उठी और सोफे पर आकर खाना खाने लगी। लेकिन उसने अभी भी अपनी गोद में प्रांस को उठाया हुआ था, तो उसके लिए खाना खाना मुश्किल हो रहा था। वो कभी प्रांस को संभालती तो कभी अपने हाथों को साफ करती जिस पर खाना लग जाता था, और वो उस हाथ से प्रांस को टच नहीं कर सकती थी। उसे यूं जद्दोजहद करते देख प्रलय उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, वैसे तुम अगर मुझसे हेल्प मांगोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। सृष्टि नाक सिकोड़ कर बोली, लेकिन मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। प्रलय तुरंत बोला, ओके ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये बोलकर उसने तुरंत प्रांस को सृष्टि की गोद से ले लिया। तो सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्रांस को मुझे वापस दीजिए, खबरदार अगर आप इसे ईरा के पास लेकर गए तो। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम 15 मिनट के अंदर ये सारा खाना फिनिश कर दोगी तो मैं प्रांस को लेकर ईरा के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर तुम 15 मिनट के अंदर इस खाने को फिनिश नहीं कर पाई तो आज की रात मैं और प्रांस दोनों ईरा के साथ बिताएंगे। सृष्टि हैरानी से बोली, ये क्या मतलब हुआ? ये कौन सा चैलेंज दे रहे हैं आप मुझे? देखिए, प्रांस पर मेरा भी हक बनता है, आप इसके लिए मुझसे हर छोटी छोटी बात पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। प्रलय एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो चुका है और तुम लगभग से 1 मिनट वेस्ट कर चुकी हो। उसकी बात सुनकर अब सृष्टि ने जल्दी जल्दी से वो खाना शुरू किया। 15 मिनट की बजाय उसने 10 मिनट में ही वो खाना फिनिश कर दिया था और प्रलय मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। सृष्टि ने जैसे ही अपने हाथ नैपकिन से साफ किए, वो प्रलय की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए बोली, मुझे प्रांस दे दीजिए, मैंने 10 मिनट में सारा खाना फिनिश कर दिया। बोलते हुए उसने खुद से ही प्रांस को प्रलय की गोद से ले लिया था। वो उसे लेकर एक बार फिर से बेड की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी प्रलय ने अचानक से उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। सृष्टि के कदम अपनी जगह पर फ्रीज हो गए। उसकी धड़कनें बेहद तेजी से बढ़ने लगी थी। प्रलय ऊपर की तरफ उठा और उसके कान के पास आकर बोला, सही से बताना, ये 5 मिनट जो कम लगाए हैं वो इसलिए लगाए ना ताकि प्रांस तो तुम्हारे पास रहे ही, मैं भी तुम्हारे पास रहूं, क्योंकि शर्त तो यही थी ना कि अगर तुम 15 मिनट के अंदर अंदर खाना खाओगी तो मैं और प्रांस दोनों यहीं पर रहेंगे। उसकी बात सुनकर अब सृष्टि एकदम से सुन्न हो गई थी। उसके गाल गर्म होने लगे थे और दिल में एक अलग ही हलचल सी होने लगी थी। सृष्टि तुरंत बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको जहाँ जाना है आप जाइए, वैसे भी मेरे रोकने से आप कौन सा रुकने वाले हैं? आप तो ठहरे ज़िद्दी इंसान, अपनी ज़िद तो पूरी करके रहते हैं, और अगर आपकी जिद ईरा है तो मेरी क्या औकात जो मैं आपको उसके पास जाने से रोक दूं, क्योंकि अपनी जिद पूरी करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं मिस्टर राणा। ये बोलते हुए सृष्टि अब प्रलय की तरफ देख रही थी और उसकी आंखें प्रलय पर बेहद गहरी थी। प्रलय भी तिरछा मुस्कुराया और बोला, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही कि मैं अपनी ज़िद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी, और मेरी ज़िद अब कोई और नहीं मेरा बेटा है और उसके लिए भी मैं कुछ भी करूँगा।
सृष्टि भी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आपके साथ रहकर मुझे लगता है मैं भी ज़िद्दी हो गई हूँ मिस्टर राणा, इसलिए अपने बेटे के लिए मैं भी कुछ भी करूँगी, लेकिन उसे खुद से दूर नहीं होने दूँगी, कभी भी नहीं। ये बोलते हुए उसने प्रांस को एक बार फिर से अपने सीने से बिल्कुल चिपका लिया और उसे लेकर बेड पर बैठ गई। वहीं प्रलय अब ये सोच रहा था कि उसने सृष्टि को खाना तो खिला दिया, अब उसे सृष्टि को दवा देनी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो सृष्टि को दवा कैसे दे। तभी कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने अपना फ़ोन निकालकर साइड टेबल पर रखा और वॉशरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया पीछे से उसका फ़ोन बजा। सृष्टि उसकी तरफ ही देख रही थी। प्रलय ने तुरंत अपना कॉल रिसीव किया और फ़ोन पर बात करते हुए बालकनी की तरफ चला गया और फिर तकरीबन 30 सेकेंड बाद फ़ोन पर बात करते हुए ही वापस रूम में आया और बोला, ओह रियली, वैसे ये तो तुम सही कह रहे हो, एक नई माँ के लिए अपनी दवाइयाँ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना मैंने सुना है बेबी को भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बेबी फीड लेता है तो उसे सारी चीज़ तो माँ से ही मिलेगी ना। अब ऐसे में अगर माँ अपनी दवाइयाँ नहीं लेगी तो बेबी तो कमज़ोर ही होगा ना। सृष्टि उसकी बातें गौर से सुन रही थी। प्रलय एक बार फिर से बोला, नहीं नहीं, मैं ईरा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं तो उसके प्रेग्नेंट होने से पहले ही उसकी सारी दवाइयाँ मंगवा कर रखूँगा, ताकि प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे होने के बाद तक उसे सारी दवाइयाँ टाइम से टाइम दो। मैं अपने बच्चे के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। सृष्टि उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, उस ईरा पीरा की इतनी फिक्र है और मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है। दवाइयाँ तो मैंने भी नहीं ली, मेरे पास तो दवाइयाँ हैं भी नहीं। प्रलय एक बार फिर से फ़ोन पर बात करते हुए बोला, वैसे प्रेगनेंसी की दवाइयाँ तो अभी मैंने नहीं मंगवाई, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी की सारी दवाइयाँ मेरे पास पड़ी है। ये बोलते हुए वो सामने टेबल की तरफ आया और उन दवाइयों को कभी उठाता और कभी नीचे रखता जो डॉक्टर उसे देकर गए थे। सृष्टि ने अब गौर से उन दवाइयों की तरफ देखना शुरू कर दिया। प्रलय बात करते करते बाहर की तरफ चला गया और सृष्टि ने तुरंत प्रांस को नीचे बेड पर लेटाकर अपने कदम टेबल की तरफ बढ़ा दिए। वो उन दवाइयों को चेक करने लगी। उन दवाइयों को देखते हुए उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और उन्हें इंटरनेट पर चेक किया तो वो सच में आफ्टर प्रेगनेंसी वाली दवाइयाँ थीं। उसने तुरंत पानी का गिलास लिया और उनमें से एक एक गोली सारी दवाइयों की लेकर चुपचाप बेड पर आ गई। प्रलय फ़ोन पर बात करते हुए वापस आया और आते ही उसकी तिरछी नज़रें टेबल पर थी। वहाँ पर पानी का गिलास खाली देखकर वो समझ चुका था कि सृष्टि ने दवाइयाँ ले ली है। सृष्टि प्रांस के साथ लेटकर सोने का ड्रामा कर रही थी। प्रलय उसका ड्रामा देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर सृष्टि के पास आकर उसे देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे दूर जाओगी और मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तुमने मुझे छोड़कर जाने का सोचा था ना, अब इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मैं अब अपने बेटे को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं होने दूंगा और बहुत जल्दी मैं प्रांस की कष्टगी पूरी तरह से अपने अंडर ले लूँगा, ताकि तुम प्रांस पर अपना ज़रा सा भी हक ना जताओ। उसकी बातें सुनते हुए सृष्टि पूरी तरह से डूब चढ़ चुकी थी। वो नींद का ड्रामा करते हुए ही थोड़ी सी प्रांस की तरफ सरक गई और उस पर पूरी तरह से अपना हाथ रख लिया। प्रलय के चेहरे पर एक बार फिर से हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वो भी अब सृष्टि के बगल में आकर लेट गया और ना जाने कब तक यूं ही सृष्टि को देखता रहा और फिर धीरे धीरे उसे भी नींद आ गई। वहीं दूसरी तरफ ईरा जो प्रलय का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब जब रात के 10 बज गए और प्रलय सृष्टि के कमरे से बाहर नहीं निकला तो ईरा खुद को रोक नहीं पाई और वो एक बार फिर से आकर सृष्टि के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। प्रलय तो सो चुका था, लेकिन सृष्टि को अभी तक नींद नहीं आई थी। वो पूरा दिन सोती रही, इसलिए अब उसकी आंखों से नींद गायब थी और कुछ प्रलय की बातों से। उसने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला तो उसकी नज़र ईरा पर गई। ईरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्रलय कहाँ है? ये बोलते हुए रूम के अंदर आ गई थी। सृष्टि भी पीछे की तरफ हट गई। जब ईरा ने प्रलय को बेड पर सोते हुए देखा तो वो सृष्टि की तरफ देखकर गुस्से से कांपते हुए बोली, ओह, तो बच्चे के बहाने तुम मेरे पति के साथ बेड शेयर कर रही हो? सृष्टि उसकी तरफ देखकर बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, बकवास उतनी ही करना जितनी सामने वाला बर्दाश्त कर पाए। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बकवास का जवाब तुम्हें किसी और तरीके से मिले। उसकी बात सुनकर ईरा की आंखें बड़ी हो गई। आज तक सृष्टि उसके सामने मुंह भी नहीं खोलती थी और अब उसकी जुबान बिल्कुल कैंची की तरह चल रही थी। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मेरे सामने ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुमने जानबूझकर प्रलय को बच्चे के नाम पर फंसाया है,
ताकि तुम एक बार फिर से उसके दिल तक पहुंच सको। लेकिन अब तुम प्रलय के दिल से बिल्कुल उतर चुकी हो और तुम्हारी जगह प्रलय के दिल में कभी वापस नहीं आ सकती। बेहतर होगा तुम अपने इस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ। सृष्टि तुरंत बोली, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? ईरा एटीट्यूड और सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोली, इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे इरादे प्रांस को मोहरा बनाकर प्रलय के दिल तक पहुँचने के हैं। सॉरी, दिल तक नहीं, बेड तक पहुंचने के हैं। वैसे भी इतने दिनों से कोई होगा नहीं ना तुम्हें सेटिस्फाई करने वाला, तो तुम्हें भी तो एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होगी ना। मर रही होगी तुम प्रलय के साथ हम बिस्तर होने के लिए। अभी वो बोल ही रही थी कि एक जोरदार तमाचा ईरा के चेहरे पर पड़ा। ईरा गुस्से से कांप गई। वो अपना हाथ अपने गाल पर रख कर सृष्टि की तरफ देख रही थी और सृष्टि भी गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि जुबान उतनी चलाओ जितना मैं बर्दाश्त कर पाऊँ। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये बोलकर उसने एक बार फिर से ईरा को उसके हाथ में पकड़ा और उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। ये आज एक ही दिन में दूसरी बार था जब सृष्टि इस तरह ईरा को कमरे से धक्के मारकर बाहर निकाल रही थी। इस बार ईरा गुस्से से कांप उठी। वहीं सृष्टि आकर अब प्रलय की तरफ देखने लगी थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, आपको पूरी दुनिया में कोई और नहीं मिला क्या शादी करने के लिए? शादी की भी तो इस ईरा से जो मुझे पहले ही नहीं पसंद। पक्का जानबूझकर आपने इससे शादी की होगी ताकि मुझे जला सके, लेकिन मुझे इससे और आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। ये बोलकर सृष्टि वापस बेड पर लेट गई। अब तक उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन अब थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई थी, जैसे ईरा को थप्पड़ मारने के बाद उसे सच में कोई सेटिस्फेक्शन मिल गई हो। प्रलय जो कब से जाग रहा था, उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा जो बंद था और फिर वो वापस सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, नाइस स्टार्ट। जैसे अब तुमने अपने हाथ चलाए हैं, उम्मीद है कल भी तुम्हारे हाथ ऐसे ही चलेंगे जब तुम्हारे सामने वो इंसान होगा जो तुम्हारे हाथों से एक थप्पड़ नहीं बल्कि तुम्हारे हाथों से मरना डिजर्व करता है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेंजरस एक्सप्रेशन थे। उसने प्रांस को अपनी गोद में उठाया और उसे जाकर पालने में लिटाने के बाद खुद वापस बेड पर आया और आकर सृष्टि को एक बार फिर से अपनी बाहों में भर लिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, प्रलय राणा जो भी करता है सबसे अलग करता है। उसकी मोहब्बत भी नायाब थी और नफ़रत का तो कोई तोड़ ही नहीं। वो नफ़रत जो तुमसे होकर भी तुमसे नहीं है। सुबह के तकरीबन 10 बजे सृष्टि की आंखें खुली और आंखें खुलते ही वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। वो अपने बगल में देख रही थी जहाँ पर ना ही प्रलय था और ना ही प्रांस। प्रांस कहाँ चला गया? कहीं प्रलय उसे लेकर कहीं और रहने तो नहीं चला गया? ये सोचते सोचते उसकी जान निकल रही थी। वो तुरंत बेड से उठी और पालने की तरफ आई, लेकिन जब पालने में भी उसे प्रांस नज़र नहीं आया तो उसका डर और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ गई और जल्दी से अपना चेहरा धोकर बाहर आई। बाहर आते ही वो सीधा हॉल में आई थी। हॉल में कुसुम जी सोफे पर बैठी थी। जैसे ही उन्होंने सृष्टि की तरफ देखा वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग। सृष्टि उन्हें इतना नॉर्मल देखकर हैरान हुई। वो जल्दी से उनके पास आकर घबराई हुई आवाज़ में बोली, माँ प्रांस कहाँ है? मेरा मतलब है मिस्टर राणा कहाँ हैं? प्रांस उनके पास ही है ना? वो ठीक तो है ना? वो कहीं उसे लेकर चले तो नहीं गए? मिस्टर राणा को समझाइए ना, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो प्रांस को मुझसे दूर कैसे लेकर जा सकते हैं? कुसुम जी उसके सारे सवाल को सुनने के बाद बेहद आराम से बोली, तुम्हें पता है जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो दूध पीना सीखते हैं, अपने पेरेंट्स को थोड़ा बहुत परेशान करना सीखते हैं, खेलना कूदना सीखते हैं। लेकिन तुम्हारा बच्चा सबसे अलग है। वो पैदा होते ही बिजनेस सीख रहा है। उनकी बात सुनकर सृष्टि हैरान रह गई। वो सवालिया नज़रों से उन्हें देखते हुए बोली, मतलब क्या है आपका? कुसुम जी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा प्रांस तुम्हारे मिस्टर राणा के साथ ऑफिस गया है। शायद तुम्हारे मिस्टर राणा के साथ उसे कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी। कितना समझदार बच्चा है ना तुम्हारा, पैदा होते ही बिजनेस भी हैंडल करने लगा। उनकी बात सुनकर सृष्टि की होश उड़ गए थे। प्रलय ऐसे कैसे 2 दिन के बच्चे को ऑफिस लेकर जा सकता है? वो अपने माथे पर अपना हाथ रखकर बोली, मिस्टर राणा ये सब क्या कर रहे हैं? और आप ऐसे कैसे होने दे सकती हैं? आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? उसका सवाल सुनकर अब वो बोली, अगर अब मैं तुम्हें रोकूंगी तो क्या तुम रुक जाओगी? मेरा मतलब है अगर अब मैं तुम्हें ऑफिस जाने से मना करूंगी तो क्या तुम ऑफिस नहीं जाओगी?
सृष्टि ने उनकी बात पर टेढ़ा सा मुंह बनाया। भला वो ऑफिस जाने से कैसे खुद को रोक सकती थी? प्रांस ऑफिस में था, उसका जाना तो ऑफिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो जल्दी से बोली, नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, मुझे ऑफिस जाना है। पता नहीं प्रांस की क्या हालत होगी। मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो जल्दी से वापस अपने रूम की तरफ भाग गई और तकरीबन 15 मिनट में ही तैयार होकर वापस नीचे आई। प्रलय ने उसके लिए क्लोजेट में कपड़े पहले ही रखवा दिए थे, जिसे देखकर वो हैरान भी थी। जैसे ही वो नीचे आई और बाहर की तरफ जाने लगी, कुसुम जी उसे रोकते हुए बोली, अगर तुम ऑफिस जा ही रही हो तो क्या मेरा एक काम करोगी? सृष्टि ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। कुसुम जी ने एक सर्वेंट को इशारा किया तो वो जल्दी से किचन में गई और एक टिफ़िन लेकर बाहर आई। कुसुम जी ने अब वो टिफ़िन सृष्टि को दिया और बोली, जब अपने बेटे की भूख को शांत करोगी तो थोड़ा मेरे बेटे की भूख को भी शांत कर देना। वो सुबह से कुछ भी नहीं खा कर गया और कल रात भी उसने कुछ नहीं खाया। कुसुम जी की बात सुनकर सृष्टि को भी ये रियलाइज़ हुआ कि कल उसने तो खाना खा लिया था, लेकिन प्रलय ने कुछ नहीं खाया था। उसने चुपचाप वो टिफ़िन लिया और वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल गई। प्रलय अपने ऑफिस में था और अपने सीईओ की चेयर पर बैठा था। उसकी गोद में छोटू सा प्रांस था, जिसे देखते हुए वो मुस्कुरा रहा था। वो उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रांस अपनी नींद पूरी करने में बिजी था। प्रलय ने जब उसे खुद को इग्नोर करते हुए देखा तो मुंह बनाते हुए बोला, तुम ना बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। उसे भी इग्नोर करने के अलावा और कोई काम नहीं आता, और तुम्हें भी मुझे इग्नोर करने के अलावा और कोई काम नहीं आता। अभी वो ये बोल ही रहा था कि उसकी नज़र सामने लेडी पर गई, जहाँ पर सृष्टि अभी अभी राणा इंडस्ट्रीज के पार्किंग एरिया में पार्क हुई गाड़ी से बाहर निकली थी। उसे देखते हुए उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। उसकी नज़रें अब एक बार फिर से प्रांस पर टिकी हुई थी। वो प्रांस की तरफ देखते हुए बोला, पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं उठ रहे हो, और अब अगर तुम उठे तो फिर मैं तुम्हें कभी सोने भी नहीं दूंगा, समझे? वो अभी प्रांस से बातें कर ही रहा था कि केबिन का दरवाज़ा खुला। उसने नज़रें उठाकर दरवाजे की तरफ नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था वहाँ पर सृष्टि ही होगी। वहीं सृष्टि गुस्से से उसे घूर रही थी। वो अंदर की तरफ आई और गुस्से से देखते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई प्रांस को यहाँ पर लेकर आने की? आप समझते क्या हैं खुद को? कुछ भी करते हैं। आप जानते भी हैं अभी प्रांस कितना छोटू है। उसे इस वक्त हमें घर पर रखना चाहिए ताकि ना किसी की नज़र उस पर जाए और ना ही किसी तरह का इन्फेक्शन हो। लेकिन आप तो उसे लेकर मीटिंग में आ गए, जैसे आज के बाद आपके सारे प्रोजेक्ट वही हैंडल करने वाला है। प्रलय ने उसकी तरफ देखा और बोला, तो बुराई क्या है? वैसे भी वो बेटा है मेरा बिजनेस वही तो संभालेगा। सृष्टि गुस्से से बोली, बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा बेटा है। मैं उसे आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगी, जिसे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बातें आती है और कुछ तो आता ही नहीं। 2 दिन का भी नहीं हुआ मेरा बेटा अच्छे से, और आप उसे ऑफिस ले आए। ये बोलते हुए अब उसका चेहरा थोड़ा नरम पड़ चुका था, लेकिन उस पर शिकायतें हजार नजर आ रही थी। उसका मन कर रहा था प्रलय से प्रांस को अपने हाथों में लेने का, लेकिन प्रलय ने प्रांस को पूरी तरह से अपनी गोद में समेट रखा था। तभी अचानक से प्रांस रोने लगा। प्रलय के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। अभी तक वो प्रांस को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हल्की सी भी अपनी आंखें नहीं खोल रहा था, और अब ऐसा रोने लगा था जैसे पूरी जिंदगी का रोना आज के दिन में ही रो लेगा। सृष्टि उसके रोने पर हल्का सा मुस्कुराई और उसने तुरंत प्रांस को प्रलय की गोद से लिया और उसे चुप कराते हुए बोली, मेरे बच्चे को भूख लगी है, पापा जबरदस्ती आपको ऑफिस ले आए। कितने गंदे हैं ना पापा, आप भी क्यों पापा के साथ आए? आप मना कर देते ना। ये बोलते हुए वो प्रांस को लेकर सोफे पर बैठ गई और प्रलय बस उन दोनों की तरफ देखता ही रह गया। सृष्टि ने जल्दी से प्रांस को फीड कराना शुरू किया और अब प्रलय हल्का हल्का मुस्कुराने लगा। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, तुम्हें क्या लगा कि मैं प्रांस को ऑफिस इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे इसे अपना बिजनेस सिखाना है? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि अब तो वक्त आ गया है कि अब मैं तुम्हारी किसी खास इंसान से मुलाकात करवाऊँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। तभी उसने सामने टेबल पर रखी हुई बेल बजाई और कुछ ही मिनट में केबिन का दरवाज़ा खुला। तभी उसकी नज़र सामने खड़े हुए पियून पर गई, जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
प्रलय ने अपने टेबल पर अपने पैर रखे हुए थे और अपने सामने खड़े शख्स की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। वो शख्स कोई और नहीं मानव था जिसे प्रलय ने उसकी औकात दिखा दी थी। मानव को प्यून के यूनिफॉर्म में देखकर सृष्टि के होश उड़ चुके थे। वहीं मानव ने जैसे ही सृष्टि को वहां पर देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी हल्के से चेंज हो गए। उसे सृष्टि को देखते ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में किया हुआ था, क्योंकि वो प्रलय के सामने गुस्सा नहीं कर सकता था। प्रलय ने उसे जिस जगह पर पहुंचा दिया था, उसके बाद उसकी औकात नहीं थी फिलहाल प्रलय के सामने सृष्टि को कुछ कहने की, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से उबल रहा था। वहीं प्रलय पियून की तरफ देखते हुए बोला, खाली हाथ मुंह उठाकर अंदर चले आए हो, पानी कौन तुम्हारा बाप लाएगा? उसकी बात सुनकर अब मानव का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। प्रलय एक मौका नहीं छोड़ता था उसे नीचा दिखाने का। वो बात बात पर उसे बेइज्जत करता था, कभी अकेले में तो कभी सबके सामने। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं भूल गया, अभी लेकर आता हूँ मैं आप लोगों के लिए पानी। ये बोलकर वो अपना सर झुकाकर वहाँ से चला गया और सृष्टि एक बार फिर से बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो अब प्रांस को सामने सोफे पर लिटाकर प्रलय के पास आई और उसे हैरानी से देखते हुए बोली, ये सब क्या है मिस्टर राणा? प्रलय ने बेफिक्री और एक्सप्रेशन लेस होकर उसे देखा और बोला, क्यों, क्या हुआ? ऐसा भी क्या देख लिया तुमने जो इतना शॉक्ड हो जो तुम्हें समझ नहीं आया? सृष्टि गुस्से से बोली, आप सब जानते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। ये मानव थे ना यहाँ पर पियून की यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हैं? आपने इन्हें अपना पियून क्यों रखा हुआ है? प्रलय एक बार फिर से बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला। अब जैसे सामने वाले की क्वालिफिकेशन और सामने वाले का एक्सपीरियंस होगा उसी के हिसाब से जो उसे जॉब मिलेगी ना। और वैसे भी राणा इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है सृष्टि, यहाँ पर लोगों को उनकी औकात के हिसाब से काम दिया जाता है। सृष्टि उसकी बात सुनकर गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन आप इस काम के लिए किसी और को भी तो रख सकते थे ना, मानव को यहाँ पर पियून की जॉब पर रखना डिस्गस्टिंग। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेट भरे एक्सप्रेशन थे। ऐसा नहीं था कि उसके दिल में मानव के लिए प्यार था, उसे नहीं याद था कि मानव ने उसके साथ क्या किया और क्या नहीं, लेकिन एक इंसानियत के नाते अभी भी उसे मानव के लिए कुछ चीज़ें फील होती थी। वहीं उसकी बात सुनकर अब प्रलय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और गुस्से से घूरते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ तुम्हें? इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कहीं मानव के लिए दिल में फीलिंग्स तो नहीं आ रही? सृष्टि ने अपना चेहरा घुमाया और बोली, मुझे यहाँ से जाना है। प्रलय दांत पीसते हुए बोला, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी मानव के लिए कोई फीलिंग है? क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए कोई प्यार पैदा हो रहा है? सृष्टि गुस्से से बोली, ये सब क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? आपको किसने कहा कि मेरे दिल में मानव के लिए कोई फीलिंग है? माना मैं उनसे प्यार नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर इंसानियत नहीं है। एक वक्त था जब मैं उन्हें अपना पति माना था, तो उन्हें इस हालत में देखकर मुझे बुरा तो लगेगा ना। उसका जवाब सुनकर प्रलय का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसने सृष्टि को जोर से उसके कंधों से पकड़ा और बोला, क्या मतलब तुम्हारा कि वो तुम्हारा पति है तो तुम्हें उसके लिए इंसानियत वाली फीलिंग आ रही है? मेरे बारे में तो कभी तुमने कुछ सोचा नहीं? मैं भी तो तुम्हारा पति हूँ ना। मुझे छोड़कर तो तुम बड़ी आसानी से चली गई थी, तब तुम्हें फील नहीं हुआ कि तुम्हें अपने पति को छोड़कर नहीं जाना चाहिए? जब तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर लेकर जा रही थी, तब तुम्हारी इंसानियत कहाँ मर गई थी? सृष्टि उसका सवाल सुनकर बस सुन रह गई। उसके पास प्रलय को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। प्रलय उसे चुप देखकर अब और भी ज़्यादा गुस्से से उबल रहा था। उसने एक झटके में सृष्टि को छोड़ा और गुस्से से बोला, तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकती हो, प्रांस तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाएगा। वो मेरे साथ ऑफिस आया था और मेरे साथ ही घर पर वापस जाएगा। सृष्टि गुस्से से बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? एक छोटे से बच्चे को कोई ऑफिस में रखता है क्या? प्रलय गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, वो मेरा बच्चा है, मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ उसे रखूँगा। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? अगर इतनी ही प्रॉब्लम हो तो चली जाओ यहाँ से वापस शिमला। वैसे भी तुम्हें तो मेरे आसपास रहने में प्रॉब्लम हो रही होगी ना। बाकी सबके लिए तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इंसानियत फील होती है, मेरे पास रहने में तो तुम्हें घुटन महसूस हो रही होगी। सृष्टि इरिटेट होकर बोली, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि मुझे यहाँ पर रहना घुटन दे रहा है। मैं बस इतना कह रही थी कि आपने मानव को यहाँ पर जॉब पर क्यों रखा? आई मीन ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपके पास एम्प्लॉयज़ की कमी हो।
आप उनकी जगह किसी और को भी तो रख सकते थे ना। मानव का नाम उसके मुंह से सुनकर ही प्रलय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो चिल्लाकर बोला, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। प्रलय एक बार फिर से बोला, इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ, चली जाओ यहाँ से। मुझे सब कुछ बर्दाश्त है सृष्टि, लेकिन ये बोलते बोलते वो रुक गया। लेकिन उसकी गहरी लाल आंखें और उसका गुस्से से कांपता हुआ लाल चेहरा सब कुछ बता रहा था। सृष्टि की आंखों में नमी तैर गई। आज शायद पहली बार प्रलय उसे यूं खुद से दूर जाने के लिए बोल रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, यही प्रॉब्लम है आपकी मिस्टर राणा कि आप खुद के सामने कभी दूसरों की फीलिंग को समझते ही नहीं। और रही बात यहाँ से जाने की, तो प्रांस के बिना तो मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। ये बोलते हुए वो गहरी नज़रों से प्रलय को देख रही थी। वहीं प्रलय ने अब हल्का सा अपने होठों को तिरछा किया और फिर प्रांस के पास आकर बोला, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया आपने बेबी। ऑफिस में आकर भी आप आराम कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए आज आप अपनी लाइफ की पहली मीटिंग अटेंड कीजिए। ये बोलकर उसने प्रांस को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर केबिन से बाहर चला गया। उसे जाते देखती रह गई। उसने प्रलय को रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसका दिल इस वक्त बहुत डर रहा था। प्रलय जो हरकतें कर रहा था उसकी वजह से प्रांस को प्रॉब्लम हो सकती थी। बस यही सोच सोचकर उसे परेशानी हो रही थी। प्रलय प्रांस को लेकर मीटिंग रूम में आ गया और सृष्टि भी केबिन से बाहर निकलकर मीटिंग रूम की तरफ आई। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी मीटिंग रूम में अंदर जाने की, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन प्रलय के साथ मीटिंग में इन्वॉल्व थे। इसलिए वो बाहर इधर उधर टहलती रही। टहलते हुए ही वो कॉरिडोर की तरफ आई। तभी उसके कानों में मानव की आवाज़ सुनाई दी, आखिर तुम अपने आशिक के पास वापस आ ही गई। मानव की आवाज़ सुनकर सृष्टि ने हैरानी से पलटकर पीछे की तरफ देखा। मानव उसके पास आया और बोला, चली गई थी ना तुम यहाँ से, तो फिर वापस क्यों आ गई। अपने आशिक के बिना रहा नहीं गया क्या। सृष्टि उसकी तरफ देखकर हैरानी से बोली, आपको पता है, आपको इस हालत में देखकर मुझे बुरा लग रहा था। मुझे ऐसा लगा शायद मिस्टर राणा आपके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, गलत तो मैं थी जो मैं आपके बारे में अच्छा सोच रही थी। आपकी सोच कल भी गलत थी और आज भी गलत है। खैर, मुझे आपकी सोच से कोई लेना देना नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन मानव ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वहीं प्रलय, जो इस वक्त मीटिंग रूम में था लेकिन बिल्कुल अकेला था, उसके हाथों की मुट्ठियाँ कस गई। वो सृष्टि को ये बोलकर आया था कि वो मीटिंग अटेंड करने जा रहा है, लेकिन फिलहाल वो बिल्कुल अकेला था। सृष्टि ने हैरानी से मानव की तरफ देखा और अगले ही पल उसकी दर्द से आह निकल गई, क्योंकि मानव ने उसे जोर से धक्का देकर पीछे दीवार से लगा दिया था। वो सृष्टि की बातें सुनकर अपने गुस्से पर कंट्रोल खो चुका था। वो तुरंत सृष्टि के चेहरे पर झुका और उसे गुस्से से कांपते हुए देखकर बोला, मेरी सोच को गलत कह रही हो तुम, और तुम क्या हो। शादीशुदा होने के बाद भी गैर मर्दों के साथ हम बिस्तर हो रही थी, उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, अपने पेट में गंदगी पाल रही थी। अपने लिए कुछ नहीं कहना चाहोगी तुम। उसकी बातें सुनते हुए अब सृष्टि का चेहरा भी गुस्से से लाल होने लगा। मानो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हारे आशिक का नाम क्या लिया, तुम तो नाराज़ हो गई। लगता है काफ़ी ज़्यादा प्यार है उससे। ऐसा भी क्या सेटिस्फेक्शन देता है वो तुम्हें जो मैं नहीं दे पाया। ऐसा भी क्या करता है वो। अभी वो बोल ही रहा था कि एक जोरदार थप्पड़ सृष्टि ने उसके गाल पर जड़ दिया। जैसे ही सृष्टि ने मानव के चेहरे पर वो थप्पड़ जड़ा, मानव का चेहरा एकदम से कांप गया। वो गुस्से से सृष्टि की तरफ देख रहा था। आज तक हमेशा उसने ही सृष्टि पर हाथ उठाया था। ना सिर्फ हाथ उठाया था, बल्कि उसे इस तरह से टॉर्चर किया था कि बस सृष्टि की जान नहीं निकली, बाकी कोई कसर नहीं रह गई थी। और आज उसके सामने हमेशा कमज़ोर रहने वाली सृष्टि ने उसे ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया था। शायद अगर सृष्टि को अपना अतीत याद होता तो वो ये नहीं कर पाती, लेकिन प्रलय के साथ रहते हुए उसमें जो थोड़ी बहुत हिम्मत आई थी, उसी की वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया था। वो अभी भी गुस्से से मानव को घूर रही थी और मानव ने अब उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया। मीटिंग हॉल में बैठे हुए प्रलय की नज़रें उन दोनों पर थी। उसका मन कर रहा था कि अभी मानव के पास जाए और उसकी गर्दन दबा दे, उसे ऐसी दर्दनाक मौत दे कि उसकी आत्मा भी तड़प उठे। लेकिन फिलहाल उसने खुद को शांत किया हुआ था। वो बस सृष्टि को अपने लिए स्टैंड लेते हुए देखना चाहता था। और अचानक ही उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना हाथ जोर से सामने टेबल पर मारा। हालांकि अपना हाथ टेबल पर मारने की वजह से उसके हाथ पर वो नुकीला कांच लग गया था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे से वो मुस्कुराहट गायब नहीं हुई थी।
क्योंकि सृष्टि ने मानव को जोर से धक्का दिया था और अगले ही पल उसने एक तमाचा मानव के चेहरे पर और जड़ दिया था। वो गुस्से से मानव की तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है, पहले मुझे अफसोस होता था इस बात का कि हम दोनों की शादी क्यों टूटी। क्यों आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया? क्यों मुझसे वो गलती हुई जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए, मेरी गृहस्थी टूटी। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ थी जो मेरे साथ हुई, क्योंकि आप जैसे जानवर के साथ रहना तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता था, जिसे सिर्फ और सिर्फ बकवास करनी है और लड़कियों पर हाथ उठाना आता है। खबरदार, अगर आइंदा मेरे सामने इस तरह की बकवास की और मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो बेशक से मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करूं, आप मुझसे सवाल करने वाले कोई नहीं होते। हमारी शादी और हमारा रिश्ता टूट चुका था, इसलिए आइंदा सोच समझकर मुझ पर उंगली उठाना। ये बोलकर सृष्टि तुरंत वहाँ से चली गई और मानव अपने गाल पर अपना हाथ रखकर उसे जाते हुए देखता रह गया। गुस्से से अब उसने अपनी मुट्ठियाँ कस ली और मन ही मन बोला, ये सब उस प्रलय की वजह से है। उस प्रलय की वजह से तुम में इतनी हिम्मत आई कि तुमने आज मुझ पर हाथ उठाया, लेकिन तुम जानती नहीं हो मुझे। अभी कुछ याद नहीं आया ना तुम्हें? जिस दिन याद आएगा ना, उस दिन तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। पर उस दिन के लिए मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। अब तक मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। इस प्रलय ने जो मेरी हालत की है ना, अब मैं इसे बताऊँगा कि आखिर मानव वर्मा चीज़ क्या है। ये बोलकर उसने अपने सिर पर पहनी हुई कैप उतार कर नीचे फेंकी और तुरंत वहाँ से बाहर चला गया। प्रलय उसे जाते हुए देख रहा था, लेकिन उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि अब मानव कुछ न कुछ तो करेगा, लेकिन उसकी भी नज़रें ना सिर्फ मानव पर बल्कि और भी बहुत सारे लोगों पर टिकी हुई थी, जिन्हें वो ख़त्म तो कर चुका था, बस उन्हें पूरी तरह से ख़त्म करना बाकी था। सृष्टि के घर छोड़ने के बाद प्रलय ने मानव के साथ मिले हुए किसी को भी नहीं बख्शा था, जो आपको आगे पता चलेगा। सृष्टि अब मीटिंग रूम की तरफ आई। अंदर आते ही वो सीधा प्रलय के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मुझे घर वापस जाना है। या तो आप मुझे प्रांस दे दीजिए या फिर मेरे साथ घर वापस चलिए। मैं अब प्रांस को यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। आपकी मीटिंग आप बाद में पूरी करते रहिएगा। प्रलय अब सृष्टि को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरा भी पूरा काम खत्म हो गया। अब हम आराम से घर वापस जा सकते हैं और आराम से सो सकते हैं। सृष्टि गुस्से से बोली, मैं आपके साथ कहीं नहीं सोने वाली। प्रलय तुरंत बोला, तुम्हें सोने के लिए कहा भी किसने है? हमसे मेरा मतलब मेरा और मेरे बेटे से था, तुम हम में नहीं आती। ये बोलते हुए वो अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वहीं उसकी आखिरी बात सुनकर सृष्टि की आंखों में नमी तैर गई थी। प्रलय का ये कहना कि वो हम में नहीं आती उसे चुभ रहा था। वो खुद को संभाल कर वो मीटिंग रूम से बाहर आई तो देखा प्रलय प्रांस को लेकर लिफ्ट के अंदर जा रहा था। वो तुरंत उसके पीछे पीछे आई। लिफ्ट बंद होने ही वाली थी और सृष्टि को लिफ्ट की तरफ भागते हुए देखकर भी प्रलय ने लिफ्ट को नहीं रोका। वो किसी तरह लिफ्ट के अंदर आई और प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, कितना बदल गए हैं आप मिस्टर राणा। पहले आप मेरी कितनी केयर करते थे और अब आपको ये भी दिखाई नहीं देता कि मेरी 2 दिन पहले डिलीवरी हुई है और आप मुझे इस तरह से भगा रहे हैं। आप लिफ्ट को रोक भी तो सकते थे ना। प्रलय उसे देखकर तंज भरे लहजे में बोला, कुछ चीज़ें रोकी नहीं जाती हैं, उन्हें खुद ब खुद रुकना पड़ता है और जो खुद ना रुके उन्हें ज़बरदस्ती रोकने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बोलकर उसने लिफ्ट का दरवाज़ा बंद किया और लिफ्ट नीचे की तरफ बढ़ने लगी, जबकि उसका जवाब सुनकर सृष्टि बस उसकी तरफ देख रही थी। प्रलय ने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी राणा मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। प्रलय तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और सृष्टि की गोद से प्रांस को लेकर अंदर की तरफ चला गया। उसे अंदर जाते देखकर सृष्टि ने अब अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। इस वक्त उसके सिर में ज़ोरों से दर्द महसूस हो रहा था। एक तो प्रलय की हरकतें और ऊपर से मानव के साथ जो कुछ हुआ था, उसके बाद उसे ये दर्द होना लाजमी था। कुछ देर वहीं पर नॉर्मल सांस लेने के बाद वो मेंशन के अंदर आई तो उसकी नज़र हाल में बैठी हुई कुसुम जी पर गई। कुसुम जी उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, तो कैसा रहा प्रांस का पहला दिन ऑफिस में? सृष्टि उसका सवाल सुनकर उनके पास आई और उनके सामने बैठकर शिकायती नज़रों से उन्हें देखने लगी। कुसुम जी ने अपना फ़ोन साइड में रखा और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? सृष्टि मुँह बनाते हुए बोली, आप मिस्टर राणा को रोक नहीं सकती हैं क्या माँ? आपको पता है वो प्रांस के साथ कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं।
कभी उसे मीटिंग रूम में लेकर जाते हैं तो कभी बोलते हैं कि वो उसे ड्राइविंग सिखाएंगे। प्रांस अभी 3 दिन का है, ऐसे में ये सब चीज़ें उसे प्रॉब्लम देंगी ना। कुसुम जी ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुम्हें लगता है कि प्रलय मेरे रुकने से रुक जाएगा? अगर ऐसा लगता है तो मैं ये कोशिश बाद में करूँगी। पहले तुम करके देखो, पहले तुम प्रलय को ये सारी हरकतें करने से रोक कर दिखाओ, उसके बाद मैं भी उससे बात करूँगी। लेकिन तब तक उसका ये पागलपन तुम भी देखो और मुझे भी देखने दो, और प्रांस को भी इस पागलपन को एंजॉय करने दो। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठी और किचन की तरफ जाने लगी। सृष्टि चुपचाप उनकी तरफ देख रही थी। तभी कुसुम सी रुकी और बोली, चाय पियोगी या कॉफ़ी? ये बोलते हुए उन्होंने पलटकर सृष्टि की तरफ देखा। सृष्टि अभी भी मायूसी से उन्हें देख रही थी। कुसुम जी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जल्दी बताओ, सर दर्द हो रहा होगा ना तुम्हारा? तो थोड़ा आराम मिलेगा, अभी तो और बहुत कुछ झेलना बाकी है। ये बोलते हुए उन्होंने जब आईब्रो उठाकर ऊपर की तरफ इशारा किया तो सृष्टि का मुंह बन गया। कुसुम जी का इशारा ईरा की तरफ था और ईरा को याद करते ही सृष्टि और ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो धीमे से बोली, 1 कप चाय। कुसुम जी मुस्कुराई और किचन की तरफ चली गई। सृष्टि ने वही हाल में बैठकर चाय पी और वापस रूम में आई तो देखा प्रलय आराम से अपने कपड़े उतारकर सिर्फ एक बॉक्सर में बेड पर लेटा हुआ था और उसने प्रांस को अपने ऊपर लिटाया हुआ था। सृष्टि भागते हुए उसके पास आई और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर राणा? छोटे बच्चे को कोई इस तरह से अपने ऊपर लिटाता है क्या? प्रलय ने इंटेंस नज़रों से उसे देखा और बोला, मैं तो बड़े बच्चे को लिटाना चाहता था, लेकिन शायद उसे मेरा ये प्यार पसंद नहीं आया। सृष्टि उसकी बात का मतलब समझ रही थी। वो तुरंत अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए बेड से उठने लगी, लेकिन अचानक ही वो प्रलय के ऊपर गिर गई। जब प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्रलय की तरफ देखने लगी और प्रलय का भी लाल चेहरा इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। प्रलय की नाराज़गी सृष्टि से क्या जायज़ है? क्या प्रलय को अब सृष्टि को माफ़ कर देना चाहिए? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को कहानी अच्छी लग रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।